दोस्तों रघुराम राजन जी बहुत ज्यादा न्यूज में है। पेटीएम बैंक से लेकर ऐसी भी न्यूज आ रही है उनको राज्यसभा में टिकट मिलने वाला है। लेकिन यहां पर बहुत जरूरी है रघुराम राजन जी के इतिहास के बारे में भी चर्चा की जाए। दोस्तों उनको गवर्नर के पद से क्यों जाना पड़ा था, उनपे ऐसे एलिगेशन है और ये एलिगेशन लगाने वाले और कोई नहीं तब के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने कहा था कि ये अपने पॉलिसी से व्हाइट मेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट डीप स्टेट एजेंट होने की बात की जा रही है। तो दोस्तों भारत में आखिरकार ये डीप स्टेट एजेंट्स कैसे भर्ती होते हैं, इस पर भी एक सरसरी निगाह हम देखेंगे, सरसरी निगाह उस पर भी देखेंगे। और साथ साथ रघुराम राजन जी, इनका क्या ये कर्म रहा है जिसकी वजह से इनको निकाला गया था, कैसे क्या ये डीप स्टेट एजेंट है, ये सब भी आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो न्यूज में है राज्यसभा की टिकट मिलने वाली है ना। और इसके साथ पता भी चल रहा है अब क्यों रघुराम राजन जी ने कहा था कि ब्लैक मनी को जस्टिफाई करने का प्रयास किया था। कुछ दिन पहले मैंने एक इस पर भी वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और इसके साथ जो सवाल भी उठ रहे थे कि रघुराम राजन जी जब कुछ कहते हैं तो वो एज एन इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं या फिर एज अ पॉलिटिशियन कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बात कही थी। अब दोस्तों इनका एक डिसीजन था पेटीएम बैंक और उसके साथ पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस देना। ये दोस्तों अब कहीं ना कहीं भारत के लिए खटकता हुआ हमको दिख रहा है। आपको मालूम है पेटीएम क्राइसिस हो रखा है, पेटीएम बैंक्स को आरबीआई ने बार कर दिया है कि आप और डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन फरवरी 29 के बाद नहीं करोगे। मोस्ट लाइकली बैंक का लाइसेंस स्क्रैप होने वाला है, क्योंकि पेटीएम बैंक के माध्यम से कहा जा रहा है, ऐसा आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था, चाइनीज लेंडिंग एप्स में पैसा जा रहा है, इलीगल बेटिंग हो रहा है और ये सब पेटीएम फैसिलिटेट करवा रहा था। और ये पेटीएम भी कहीं ना कहीं राजन जी से ही जुड़ा हुआ है। पर यहां पर दोस्तों आज जो हम चर्चा करेंगे वो है राजन जी के ऊपर एक लगे हुए आरोप पर। दोस्तों इंडिया ने क्या उनके ऊपर एक प्रोब किया था जिसके अंतर्गत ऐसा पता चला था कि आरबीआई गवर्नर व्हाइट मेन को हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों ये जो न्यूज है वैसे तो अल जजीरा में आया और आपको मालूम ही है अल जजीरा को मैं बहुत सीरियसली लेता नहीं हूं, लेकिन इस पूरे रिपोर्ट में अल जजीरा ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं की है। ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव के द्वारा किया गया है, जिसमें आप काफी डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे, साइन डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैं दिखाऊंगा, जिसमें ये सारी बातें की जा रही हैं। तो आइए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको शुरू करें। पर उससे पहले आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें और भारत संवाद हमारा उभरता हुआ चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों रघुराम राजन के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। शायद आप में से काफी लोगों को मालूम ना हो, याद ना हो, काफी कम उम्र के हों, लेकिन हमें याद है जब आए थे तो बड़ा यूफोरिया था, मीडिया में जगह जगह रघुराम राजन जी के चर्चे थे। दोस्तों आज तक आरबीआई गवर्नर के इतने चर्चे मैंने नहीं सुने थे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वैसे 2012 में, तब तक ज्यादा नाम वाम नहीं होता है, लेकिन 2013 में जब ये आरबीआई गवर्नर बन जाते हैं तो एक बड़ी सी पीआर मशीनरी इनके साथ जुड़ जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना, वो चीयर गर्ल्स जिस प्रकार की बातें करती है उस प्रकार का कॉलम छपने लग गया, सेक्सी सेंट्रल बैंकर हु इज कॉजिंग अ स्टर, इस प्रकार की बातें आने लगी। इतना ही नहीं 007 इस प्रकार से बंदूक बंदूक लगा दिया और इसके साथ इनका ये साथ एक नाम जुड़ गया। ये वो इकोनॉमिस्ट हैं जो 2008 का रिसेशन प्रिडिक्ट किए थे। अब दोस्तों ऐसे कई और इकोनॉमिस्ट हैं जो ये बात कर रहे थे, बहुत लोगों ने किया था, आप में से अधिकतम लोगों का आप नाम जानते भी नहीं होंगे। अब दोस्तों यहां पे इस प्रकार के नाम से इनको सेंसेशनलाइज किया जाता है। हालांकि वो बात अलग है, आपको मैं बता देता हूं, ये हर साल, यहां पे 2013 का ये न्यूज है, हर साल ये कहीं ना कहीं मोटा मोटी एक रिसेशन प्रेडिक्ट कर ही देते हैं और कभी कभी तुक्का सही बैठता है, लेकिन जब कहना था तब वो चूक गए। क्या कह रहा हूं सुनिए, 2013 में इकोनॉमिस्ट हु प्रेडिक्टेड द फाइनेंशियल क्राइसिस जस्ट साउंडेड अनदर अलार्म, इट वुड बी वाइज टू लिसन दिस टाइम, रिसेशन आने वाला है। 2014 अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2015 ग्लोबल इकोनॉमी में बी हेडिंग टुवर्ड्स अनदर ग्रेट डिप्रेशन, 2017 फाइनेंशियल क्राइसिस आर स्टिल विद अस, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद वो थोड़ा हर साल रिसेशन कह रहे थे तो 2018 में हिंट करने लगे, यील्ड कर्व फ्लैट हो रहा है, क्या रिसेशन आने वाला है। जिस साल करना था 2019 में करते तो इनके नाम पे फिर जुड़ जाता, मैन हु प्रेडिक्टेड कोविड क्राइसिस, उस साल वो करना भूल गए।
तो ये नाम इनके साथ जुड़ नहीं पाया, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई, शायद थक हार के ये भी छोड़ दिए। खैर मुद्दे पर आते हैं। तो अब आप ये समझ गए हैं आरबीआई गवर्नर बड़े ही, अगर आप देखें तो मतलब बहुत ज्यादा इनके साथ मीडिया कवरेज होती थी, कहीं भी जाते थे मीडिया पीछे पीछे चलती थी, चीयर गर्ल्स टाइप कॉलम छपने लग गया था, चीयर लीडर्स बन गए थे राजन। लेकिन जब आरबीआई एग्जिट करते हैं तो बड़ा ही अनग्रेसफुल एग्जिट होता है। इनका 3 साल टेन्योर का पूरा होता है, 2013 में अपॉइंट होते हैं, 2016 में टेन्योर खत्म होते ही कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता। रघुराम राजन खुद भी कहते हैं कि देखिए सब कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी से लीव सैंक्शन नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने टर्म एक्सटेंड नहीं किया, बाद में वो बोलते हैं। इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने इनको हटाया। क्यों हटाया उस पर आइए अब चर्चा करते हैं, क्या फाइंडिंग थी। दोस्तों भारत सरकार ने कंक्लूजन मोस्ट लाइकली वो रीच किए हैं, क्योंकि इसी प्रकार का उसके ठीक निकालने के पहले इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे। क्या एलिगेशंस थे? रघुराम राजन के टेन्योर में आरबीआई जब अपना रेपो रेट लगा रहा था, सेट कर रहा था, तो वो कुछ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो विदेश में बैठे हैं उनको मदद करने के लिए वो अपना रेपो रेट सेट किया करते थे। भारत के लोगों के लिए, भारत की कंपनीज के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए नहीं, विदेश में बैठे कुछ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करने के लिए, कुछ हाई नेट वर्थ कॉर्पोरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। किसकी बात हो रही है? डीप स्टेट प्रोब दोस्तों कंडक्ट किया जाता है और किसके डिमांड पे होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव महर्षि जी के डिमांड पे होता है। क्या कारण होता है, क्यों ऐसे डिमांड लगाए जाते हैं? दोस्तों 2014 की बात है, रघुराम राजन रेपो रेट उन दिनों में 8% रखा करते थे। कहते हैं कि जी कम नहीं कर सकते, बहुत इन्फ्लेशन है, वाजिब बात थी। 2011 में भारत में इन्फ्लेशन 8.86% था, 2012 में 9.31% था, 2013 में 11.06% था। यह सब तब था जब भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के महानतम इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी थे। फिर क्या होता है? स्ट्रिक्ट फिस्कल डिसिप्लिन किया जाता है। इन्फ्लेशन पर कहीं ना कहीं आप समझे तो प्राइमरी रूप से नई सरकार जो चुन के आती है वो एक वॉर छेड़ देती है और इन्फ्लेशन 2014 में 5.8% हो जाता है, 2015 में 4.9% हो जाता है, 2016 में तो 4.5% हो जाता है। गवर्नमेंट अब उम्मीद करती है कि भैया इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल कर दिया, अब तो रेपो रेट घटाओ। वाजिब बात है ना, वाजिब बात है ना। 2013 में 11% इन्फ्लेशन था, अब उसका आधा भी नहीं है। 2015 की बात करें तो 4.9% है, आधे से भी कम हो चुका है। तो क्या रेपो रेट कम होना चाहिए ड्रास्टिकली या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों कह रही है रेपो रेट कम करो? रेपो रेट दोस्तों वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को और अन्य लोगों को उधार देता है। जाहिर सी बात है अगर आरबीआई कम रेट पे बैंक को उधार देगा तो आपके मेरे जैसे लोग, इंडिविजुअल्स हो जो घर खरीद रहे हैं, जो गाड़ी खरीद रहे हैं, कंपनीज हैं जिनको पैसा चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन करना है, मशीनरी लेनी है, उन सबको कम रेट पे लोन मिलेगा। अगर रेपो रेट कम होगा तो इससे बिजनेस के पास पैसा आएगा, चीप रेट में लोन आएगा, तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। 2015 तक इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो चुका था। 2015 में इन्फ्लेशन 4.9% पे था और राजन जी से उम्मीद की जा रही थी कि वो रेपो रेट घटाएंगे, लेकिन रेपो रेट तब भी 7.25% था जून में। अगस्त 2015 में अगला टारगेट था कि मोस्ट लाइकली दुनिया उम्मीद कर रही थी, भारत तो कम से कम कर ही रहा था कि इस क्वार्टर में अब रेपो रेट कम करेंगे राजन। काफी रिक्वेस्ट जाता है राजन को कि रेपो रेट कम कीजिए, इन्फ्लेशन अब हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन राजन ऐसा नहीं करते। और इसके साथ तब के जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं राजीव महर्षि जी, वो कहते हैं कि एक प्रोब की आवश्यकता है। अब हमने इन्फ्लेशन कट कर दिया, अब वो क्यों नहीं रेपो रेट कम कर रहे? एलिगेशन लगता है कि वो डेलिबरेटली एक खेल खेल रहे हैं सो दैट वेल्दी फॉरेन बिजनेसेस ग्रो कर सकें, भारत का बिजनेस, भारत का सिटीजन उसको नुकसान हो। दोस्तों यहां पे बीजेपी गवर्नमेंट, उसके बाद की मैं आपको कहानी थोड़ी आगे लेके चलता हूं, बीजेपी गवर्नमेंट उस टाइम भी पावर में होती है, रघुराम राजन को जब हटाती है तो वापस से एक फॉरेन इंपोर्ट आ जाते हैं, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल उनके सक्सेसर बन के आते हैं, लेकिन वो भी रेपो रेट नहीं काटते डिस्पाइट द फैक्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक मीटिंग बुलाती है
नया नया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनता है, उसके बाद कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के साथ मीटिंग हो कि इंटरेस्ट रेट घटाना है, उस पर चर्चा हो, लेकिन उस मीटिंग में कमिटी मेंबर आते ही नहीं है। जाहिर सी बात है जल्दी ही उर्जित पटेल को भी दरवाजा दिखा दिया जाता है। दोस्तों ये फॉरेन इंपोर्टेड इकोनॉमिस्ट आने की जो सिलसिला है, आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं चिदम्बरम जी के वक्त से शुरू होता है और ये कुछ साल तक मोदी टेन्योर में भी देखने मिलता है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें समझ आ जाता है अगर आप विदेशी इंपोर्ट लाओगे तो कुछ ना कुछ इतने सालों में डाइल्यूशन आ जाता है, करप्शन आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसे टैप कर लेता है। क्या कह रहा हूं टुवर्ड्स द एंड वापस समझाऊंगा, लेकिन अभी वापस रघुराम राजन जी की कहानी पे आते हैं। तो अब तक दोस्तों मैंने बताया राजीव महर्षि जी कहते हैं कि एक प्रोब होना चाहिए। ये देखिए एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव महर्षि का एक नोट है, अगस्त 2015 का है, जिसमें वो आरबीआई पे ये सब आरोप लगा रहे हैं कि वो डेवलप्ड वर्ल्ड के कुछ लोगों को मदद कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, अल जजीरा के डॉक्यूमेंट में वेबसाइट में जाके देख सकते हैं क्या लिखा है। आई अग्री, थोड़ा और इसको करते हैं, जूम आउट करते हैं। आई डोंट अग्री विद द एनालिसिस नॉर द कंक्लूजन, और इस प्रकार से पूरा का पूरा नोट लिखा है। मुझे मालूम है आप लोग नहीं समझ पा रहे, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया है क्या उसमें बात हुई है। आपको अगर पुष्टिकरण करना है तो अल जजीरा में जाइएगा और उसके यहां आपको ये नोट देखने मिल जाएगा, हैंडराइटिंग ऐसी ही है। तो अगस्त 6, 2015, 2 days आफ्टर आरबीआई अनाउंस करता है लेटेस्ट रेट डिसीजन, फाइनेंस सेक्रेटरी महर्षि एक इंटरनल नोट लिखते हैं। वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट को तो काट के 5.75% तक ले आना था, हमने 4.9% पे हम इन्फ्लेशन लाए हैं, कम से कम तुम 7.25 को 5.75 तो लाओगे। उन्होंने कहा कि कम से कम 150 बेसिस पॉइंट यानी 1.5 परसेंटेज पॉइंट से रेपो रेट को काटना चाहिए था। ना तो मैं आरबीआई के एनालिसिस से ना ही उसके कंक्लूजन से अग्री करता हूं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के हाई रेपो रेट से एक इनकैलकुलेबल डैमेज हुआ है इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को, और कहीं ना कहीं भारत में जो लोन है उसको आपने रोक दिया है और उससे भारत में होने वाला इन्वेस्टमेंट भी रुक गया है। महर्षि फिर एक्यूज करते हैं आरबीआई को कि वो वेल्दी फॉरेन बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन बिजनेसेस एंड इंडियन सिटीजन्स। केवल और केवल इससे जो बेनिफिशियरी है वो अगर आप देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज में बैठे ये सब लोग हैं जो इंडिया के हाई इंटरेस्ट रेट का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने यूरोप में, जापान में, यूएसए में बैठे जो रिच हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको सब्सिडाइज किया है। दोस्तों वो कह रहे हैं कि यहां पे इन्फ्लेशन हॉक बनने का आरबीआई प्रयास कर रहा है कि इन्फ्लेशन नहीं आने देंगे जी, उसको तो रोक के रखेंगे, लेकिन उस चक्कर में आपने इन्फ्लेशन तो हमारा कम हो चुका है, उसके बावजूद भी आप रेपो रेट घटा दिए हैं, घटा नहीं रहे हैं, बढ़ा के रखे हैं, जिस वजह से क्रेडिट फ्लो रुक गई है, इन्वेस्टमेंट रुक गया है, ग्रोथ साइकिल ट्रिगर नहीं हो रहा है। और इस वजह से आप अगर देखें तो ये जो आरबीआई का फैसला है उस पर कहीं ना कहीं मनन चिंतन होना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, 2015 का ये रिपोर्ट है। 2015 में यूएस में फेड रेट कितना चल रहा था, 0%। आप यूएस फेड से 0% पे पैसा उठा सकते थे, 1 पैसा आपको उधार में इंटरेस्ट नहीं देना। तो ये जितने भी हाई नेटवर्थ कंपनीज हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, वो जितने भी बड़े बड़े नाम आप जानते हैं, है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लगे हुए हैं, जो कि पैसा मैनेज करते हैं, ब्लैक रॉक हो गया, वैनगार्ड हो गया, दुनिया भर के हैं, वो सब क्या कर रहे थे, यूएस से पैसा उठाते थे 0% पे, और वो पैसा इंडिया में आके अगर आप देखें तो एफआईआई या एफपीआई के रूप में इन्वेस्ट किया करते थे। मतलब क्या करते थे, मान लीजिए अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं, ऑब्वियसली मेरा उतना कहीं ना कहीं उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, फिर भी मैं इसमें पैसा बना सकता हूं। कुछ नहीं करूंगा, यूएस से पैसा उठाऊंगा, इंडिया में आके मैं सिंपल बॉन्ड खरीद लूंगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बॉन्ड मुझे 2015 में आप देख सकते हैं अगर 7.25% का इंटरेस्ट दे रहा है तो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदूंगा और पैसा बना लूंगा 7.25%, जीरो रिस्क पे पैसा बना। यूएस से पैसा उठाया, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया, जीरो रिस्क 7.25% पैसा बन गया। और थोड़ा रिस्क लेना चाहूंगा तो क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा,
यूएस से पैसा उठाऊंगा और इंडिया में जहां पे इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन चल रहा है वहां पे मैं कुछ ना कुछ जो बैंकिंग कंपनीज हैं या जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको पैसा चाहिए, उनको मैं लोन दे दूंगा 0% पे उठा के। और वो क्या करेंगे, डॉलर डिनोमिनेटेड लोन दूंगा और मैं अपना रिस्क भी नलीफाई कर दूंगा, तो मैं फिर पैसा बना लूंगा। सोचिए कोई फॉरेन बैंक है वो कैसे पैसा बना रहा होगा। जिसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इंडियन कंपनीज को अगर करना है तो उसके लिए बड़ा इजी तरीका था पैसा बनाने का। तीसरा तरीका क्या कर सकता हूं मैं तीसरा तरीका क्या कर सकता हूं, 0% पे पैसा लाऊंगा और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। इंडियन मार्केट में जहां पे इंटरेस्ट रेट ही इतना हाई चल रहा है, जाहिर सी बात है वहां पे कंपनी को मिनिमली अगर सरवाइव कर रही है अच्छी कंपनी तो उससे ज्यादा रिटर्न लेकर के आना ही पड़ेगा, तभी वो सरवाइव करेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तभी निकलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो विदेश में बैठे डीप स्टेट के लोग हैं जिनका काम ही है पैसा बनाना, उनके पास सैकड़ों रास्ते खुल गए थे पैसा बनाने की, क्योंकि यूएस में 0% पे इंटरेस्ट था और इंडिया में रिकॉर्ड हाई इंटरेस्ट उन दिनों हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है यही राजीव महर्षि जी कहना चाह रहे हैं। तो अब सवाल उठता है, जो प्रोब की डिमांड करते हैं क्या प्रोब होता है? दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी महर्षि के नोट को एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं कि हाँ एक डिस्कशन की आवश्यकता है। उसके बाद क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन रघुराम राजन जी अनसेरेमोनियसली डंप कर दिए जाते हैं और उसके बाद वापस से एक तंत्र एक्टिव हो जाता है कि देखो तुमने क्या हीरा खो दिया। रघुराम राजन को तुमने इंडिया का आरबीआई गवर्नर बनने से हटाया, वो तो यूएस फेड को हेड करने वाले हैं। क्या वो हुए ऐसा? नहीं, लेकिन तब अफवाह यही चलती है। दोस्तों तब से मुझे लगता है कि ना 6 साल हो गया, 7वां साल आ रहा है ये। 7 साल में तो यूएस फेड के हेड रघुराम राजन नहीं बने। वो तो बड़े काबिल थे, क्यों नहीं बने, लेकिन अफवाह तो यही चली थी। दूसरी अफवाह चली थी कि इनको आईएमएफ का हेड बना देंगे। क्या आईएमएफ के हेड बने वो? बिल्कुल भी नहीं, वैसा भी नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है ना, जब आप आरबीआई गवर्नर को विदेश से लाके बनाते हो, भले पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, लेकिन वो व्यक्ति जो इतने सालों में विदेश में रहा है, हाई फ्लायर रहा है, अक्सर उन लोगों को अलग अलग संस्थाएं टैप कर लेती हैं। उनका डीप नेटवर्क बन जाता है उन संस्थाओं के साथ में। फार्मा कंपनीज भी होती हैं किसी के केस में, तो किसी के केस में ये इस प्रकार की फाइनेंशियल कंपनीज भी होती हैं। आप दोस्तों जो आरबीआई गवर्नर आपका जो है, जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इन लोगों के हाथ में आपके देश की अर्थव्यवस्था की चाबी है और वो चाबी आपको उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो कि पूर्ण रूप से भारत के लिए काम करते आए हो। मेरिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भारत के लिए कमिटमेंट। वो लोग जो कि पूरा जीवन विदेश में बिताए हैं, विदेश में ही काम किए हैं, उन लोगों के साथ आप ये भरोसा नहीं कर सकते कि वो भारत में आके भारत की तरक्की के लिए काम करेंगे। वो भरोसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सालों में अक्सर क्या हो जाता है कि वो लोग करप्टेड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट इस प्रकार से डेवलप हो जाता है, उनके डीप कनेक्शंस बन जाते हैं। रघुराम राजन जी के केस में तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, दरअसल इनके पिताजी R&AW में काम किया करते थे, सीनियर ऑफिशियल थे, इंडियन पुलिस सर्विस में थे, और उसके बाद उन दिनों में R&AW की अलग एक सर्विस बनी थी, तो उसमें वो चले जाते हैं और इसके बाद एक्टिंग सेक्रेटरी होते हैं R&AW के। और उसके बाद बात यह होती है कि राजीव गांधी जी का बोफोर्स वाला स्कैंडल आने वाला होता है। उस वक्त उन दिनों की बात है और उस वक्त इनको निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है इनके पिताजी को। कुछ लोग कहते हैं इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि उन दिनों रघुराम राजन जी यूएस में एमबीए परस्यू करने गए थे, और वो जब यूएस में एमबीए परस्यू कर रहे थे बड़े ही लो कॉस्ट पे कर रहे थे, फीस वगैरह नहीं थी। दोस्तों एमबीए में खास स्कॉलरशिप वगैरह नहीं होती है, एमएस में, पीएचडी वगैरह में आपको मिलती है। यूएस में स्लोन स्कूल में एमबीए था या कुछ और था, मुझे लगता है उसमें एमबीए स्लोन स्कूल में थे, स्लोन स्कूल में वो गए थे। तो जो भी था उस दिनों में इनको जो एडमिशन था, कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद वेस्टर्न डीप स्टेट ने करवाया था, क्योंकि इनके पिताजी R&AW से संपर्क में थे और R&AW के एक्टिंग चीफ थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसलिए उनको हटाया जाता है इनके पिताजी को क्योंकि वो एक्टिव कार्य नहीं कर पाए, ये जो बिफोर स्कैंडल वाला न्यूज था वो दबाने में सक्षम नहीं हो पाए। तो दोनों ही पहलू हैं सिक्के के, मैं भी नहीं जानता, ये तो शायद वही जानते होंगे।
तो जो भी है दोस्तों, इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिरकार हम यूएस इंपोर्ट्स क्यों लाते हैं। ये दोस्तों, जब भी हम यूएस इंपोर्ट लाएंगे तो दे ओन एवरीथिंग, इनके साथ वो जुड़े रह चुके हैं। आप देख लीजिए, हम अरविंद सुब्रमण्यम जी को लाए थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बना के, फिर इनका एक स्पीच आता है सोशल मीडिया में, आज भी आप देखिएगा आपको मिल जाएगा, जिसमें वो यूएस के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं। जब वो फाइजर के लिए, वैक्सीन वाली फाइजर, जिसकी वैक्सीन अभी न्यूज में थी, जो कि बीमारी का गढ़ बन गई है, वही वैक्सीन जिसको भारत में पुश किया जा रहा था, जिसके लिए नैरेटिव वॉरफेयर चल रहा था, वो फाइजर के लिए काम किया करते थे। और उन दिनों वो यूएस सरकार को कह रहे हैं कि आप भारत पे प्रेशर बनाइए कि हमारा फार्मा भारत में अच्छे से बिक सके, और इनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया जाता है। क्या बैकग्राउंड चेक नहीं होता है? दोस्तों, इस प्रकार के लोग जो इतना ज्यादा डीप स्टेट से जुड़े रहे हैं, वो कैसे भारत के लिए काम करेंगे? उनके नेटवर्क्स तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है ना। रघुराम राजन जी भी वैसे ही सालों विदेश में काम किए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके भी इसी प्रकार के नेटवर्क्स होंगे। क्यों नहीं होंगे? कोई आदमी इतने साल वहां पे काम करेगा तो सामने वाला, अगर कोई भी सरकार बेवकूफी होगी जो सोच रही है कि यह आदमी इतना हाई प्रोफाइल हो सकता है, तो इसको अभी टैप कर लो। हम भी करते हैं ना। भारत में जब बांग्लादेश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री से लेके अलग अलग मंत्री, उनके बच्चे जब यहां पे पढ़ते हैं, तो ऑलरेडी भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज उनको गुड बुक्स में रखना शुरू कर देती है। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सब कुछ शुरू हो जाता है। तो क्या यूएस ये नहीं करेगा? बेवकूफ थोड़े ही है, सब करते हैं। तो ये सारे हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स जो विदेश से आ रहे हैं, क्या उनको यूएस की जो इंटेलिजेंस नेटवर्क होगी, जो वहां की कॉरपोरेशंस होंगी, जो वहां की डीप स्टेट है, क्या इनको अपने से नहीं जोड़ना चाहेगी कि जब ये भारत में काम करें तो ये भारत में हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करें? और दोस्तों, हमने इस प्रकार की चीजें भारत में बहुत देखी हैं। अरविंद सुब्रमण्यम को अगर आप देखें तो इनको मोदी जी लाए थे। रघुराम राजन को लाने वाले इनके प्रीवियस पी चिदम्बरम थे। उसके बाद उर्जित पटेल आते हैं, पहले से ही आ चुके थे। रघुराम राजन जाते हैं, उर्जित पटेल को बना दिया जाता है। और कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो ये सब इसी प्रकार से, जैसा डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिलता है। डिजायर्ड रिजल्ट तो तब आता है जब शक्तिकांत दास जी आते हैं, क्योंकि सरकार में, आरबीआई में जो सिंक्रोनाइज करना है वो तभी हो पाता है। यहां पर दोस्तों बहुत मजाक उड़ाया जाता है। शक्तिकांत दास जी तो हिस्ट्री ग्रेजुएट हैं, वो क्या आरबीआई संभालेंगे? लेकिन आपने देखा वो क्या आरबीआई संभाले हैं? कोविड के काल में भी उन्होंने भारत की इकोनॉमी को शील्ड कर दिया। ये था उनका ताकत। क्या थे वो? हिस्ट्री ग्रेजुएट, आईएएस थे, लेकिन सब कुछ उन्होंने देखा है। कमिटमेंट जरूर देखा होगा उनके अपॉइंटमेंट में, भारत के लिए किस प्रकार से निखर रहा होगा, इसलिए वो बनाए गए थे। यहां पर आप देखिए कैसे प्रोपोगेंडा होता है। यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो जब रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, कहीं ना कहीं आरबीआई का और भारत सरकार का फ्रिक्शन पब्लिक होना शुरू हो चुका था। उसके बाद भी आप अगर देखें तो यहां पे जो वेस्टर्न जितने भी डीप स्टेट का हिस्सा है, मीडिया, टाइम देख लीजिए, कहते हैं बैंकर हु प्रेडिक्टेड 2008 मेल्टडाउन इज वरीड अगेन, उनको एकदम चढ़ा के रखते हैं कि भारत सरकार पे प्रेशर बना रहे। लोगों को लगे अरे बड़ा बड़ा आदमी है, ये कहीं ना कहीं बना रहना चाहिए, ये चला जाएगा तो भारत में कयामत आ सकता है। दोस्तों वैसे ही यहां देखिए 2015 में आईएमएफ चीफ आती हैं भारत में, कहती हैं राजन प्रेडिक्टेड 2008 क्राइसिस, तब हम लेकिन नहीं सुने। ये बात आईएमएफ चीफ कहती हैं। क्या आपने वेस्टर्न एजेंसीज को भारतीय लोगों को इस तरीके से सर पे चढ़ाते हुए देखा है? नहीं देखा है। ये तभी हो सकता है जब जो सामने वाला व्यक्ति है वो उनका इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, इसीलिए उनको ना हटाया जाए। ये तब होता है 2015 में, जब आरबीआई यानी रघुराम राजन और भारत सरकार के बीच में लगभग पब्लिक हो चुका है चैलेंजेस, फ्रिक्शन बढ़ चुका है, और अगले साल कहीं ना कहीं वो बने हुए हैं। तो प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर पब्लिक के द्वारा कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, इंटेलेक्चुअल प्रेशर है, इनको बना के रखना, इनको मत हटाना। तो दोस्तों यही आरोप है, यही है डीप स्टेट कनेक्शन जो आपको फर्दर कंसोलिडेट होता हुआ दिखता है। इतने ही महान इकोनॉमिस्ट थे, फिर यूएस में क्यों नहीं, यूएस फेड में वो काम किए, आईएमएफ के क्यों नहीं चीफ बन गए, क्यों नहीं बन पाए? ये तो बहुत महान इकोनॉमिस्ट हैं। क्या हुआ? वो कहानी सिर्फ हमारे लिए थी, कारण वही है।
दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारा QR कोड है, इसको आप स्कैन करके फोन पे, पेटीएम, जितना भी जैसे भी चाहें अपनी आर्थिक श्रद्धा के अनुसार सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो भारत संवाद को पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे लिए होगा इस वक्त, आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे बड़ा सपोर्ट और कुछ नहीं है। मेक श्योर अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सब्सक्राइबर जो है वो तेजी से बढ़ाना है इस महीने। तो ये तभी हो सकता है जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। इसके सिवा ये वीडियो दिख रहा होगा, इसको भी जरूर देखिएगा।